हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जीआईबी का जो हमारा सब्जेक्ट है आईई एंड आईएफएस के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज 2 मार्क्स क्वेश्चंस केस स्टडीज। तो जल्दी से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, रीट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। हमने यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो जल्दी से हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे, द रीट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट के बिहाफ पे यहाँ पे जो रीट के मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि जो स्पॉन्सर जो है यहाँ पे रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रियल एस्टेट एसेट्स हेल्ड बाय द रीट। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रियल एस्टेट एसेट्स है रीट के, वो डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। तीसरा बोला जा रहा है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है यूज्ड बाय रीट मस्ट बी डोमेस्टिक कंपनी, वो एक डोमेस्टिक कंपनी ही होनी चाहिए जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो यूज करा जा रहा है रीट द्वारा। चौथा यहाँ पे बोला जा रहा है, रीट यूनिट रिप्रेजेंट पार्शली ऑनरशिप इन द एसेट हेल्ड बाय द ट्रस्ट। कहते हैं जो रीट यूनिट है यहाँ पे और रिप्रेजेंट क्या करती है, यहाँ पे पार्शियल ऑनरशिप है किसमें, जो भी एसेट्स हैं यहाँ पे ट्रस्ट के पास उसमें। राइट, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 1 3 और 4 आर करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है बी 2 3 और 4 आर करेक्ट है। सी बोला जा रहा है यहाँ पे 1 3 और 4 आर करेक्ट है एंड यहाँ पे 2 इज इनकरेक्ट है। एंड यहाँ पे डी बोला जा रहा है 1 2 और 3 आर जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो जल्दी से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं। फर्स्ट, मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी टू मैनेज एसेट्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज बोली जा रही थी, यहाँ पे मैनेजर्स को अपॉइंट करा जाता है। कहते हैं मैनेजर्स होते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला जा रहा था ना कि स्पॉन्सर यहाँ पे जो है डायरेक्ट कंट्रोल जो है उनका होता है रियल एस्टेट के एसेट्स पे, बट यहाँ पे बोला जा रहा है स्पॉन्सर जो है यहाँ पे ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, हु देन होल्ड द एसेट रिमूविंग डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम द स्पॉन्सर। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, स्पॉन्सर यहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, वो यहाँ पे जो भी एसेट्स हैं रीट के पास उनको यहाँ पे देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तीसरा यहाँ पे क्या था कि रीट मस्ट यूज डोमेस्टिक कंपनीज एज एसपीवी पर रेगुलेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पे भी यही चीज़ बोली जा रही थी कि जो भी यहाँ पे रीट में स्पेशल पर्पस व्हीकल हम यूज़ करेंगे वो एक डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए थी। तो ये भी करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं जिसमें बोला जा रहा है रीट यूनिट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ ट्रस्ट हेल्ड एसेट एंड एंटाइटल होल्डर टू इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज बोली जा रही थी। कहता है यहाँ पे बोला रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द ट्रस्ट, तो यहाँ पे भी पार्शियल ओनरशिप बोली जा रही है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब इस एनालिसिस के बिहाफ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, ये जल्दी से आंसर कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 1 3 और 4 आर करेक्ट है एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, अब what type of registration is required for a bank to undertake primary dealership business through a subsidiary। जब एक बैंक सब्सिडरी के थ्रू पार्टनरशिप प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस में आना चाहता है, तब उसको किसके अंडर यहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, वो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसे रिक्वायर्ड होगी। पहले हम बात कर लें प्राइमरी डीलरशिप क्या होती है। प्राइमरी डीलरशिप यहाँ पे क्या होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है। अप्रूव्ड बाय जो है यहाँ पे आरबीआई होती है और ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है आरबीआई के अंडर। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अगर उसकी सब्सिडरी एज ए प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस में आना चाह रही है बैंक की। ठीक है, तो उसमें पहले बोला जा रहा है कि रजिस्टर्ड एज स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई होना चाहिए।
दूसरा बोला जा रहा है रजिस्टर्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होना चाहिए विद आरबीआई, ठीक है। देन यहाँ पे बोला जा रहा है रजिस्टर्ड विद सेबी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और मार्केट पास एज ए मार्केट पास पार्टिसिपेंट जो है वो होना चाहिए कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चौथा यहाँ पे बोला जा रहा है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, कि वो एक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना है उसे एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक स्टेटस इज नॉट सफिशिएंट, पीडी बिजनेस में आने के लिए थ्रू सब्सिडरी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस जरूरी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगी स्टेटमेंट, ठीक है। कहता है एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, ठीक है, यहाँ पे डीएनबीआर के अंडर इज मैंडेटरी फॉर पीडी बिजनेस बाय सब्सिडरी। अगर यहाँ पे सब्सिडरी के थ्रू आना है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट ऑफ नॉन बैंक जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो है उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सब्सिडरी के थ्रू अगर आना है तो सब्सिडरी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज ए एनबीएफसी, ठीक है। तो तब हम सब्सिडरी के थ्रू प्राइमरी डीलरशिप में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं, सेबी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रेलेवेंट टू पीडी ऑथोराइजेशन बाय द आरबीआई, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। देन हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रेशन, भी यहाँ पे अकेला वो काम नहीं करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे उनको एनबीएफसी एज ए एनबीएफसी जो है वो वर्क करती हुई होनी चाहिए कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज ए एनबीएफसी विद द आरबीआई, ठीक है। तभी यहाँ पे जो है वो एज ए प्राइमरी डीलरशिप जो है वो बिजनेस में आ सकते हैं, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, दैट इज बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ओके तो कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन विच। अब हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है कौन सी सही है, ठीक है। देन फर्स्ट यहाँ पे बोली जा रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अलाउ इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एसेट क्लास, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ऑफर रेगुलर इनकम थ्रू मैंडेटरी बाय एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैंडेटरी उनको यहाँ पे देना ही पड़ता है, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन करनी ही पड़ती है। तीसरा बोला जा रहा है प्रोडक्ट्स ओन्ड बाय INVITs in which आर मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देमसेल्फ। तो इसमें जो है जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको खुद से यहाँ पे अपने एसेट्स मैनेज करने होते हैं, ठीक है। तो वो खुद यहाँ पे मैनेज करते हैं यूनिट्स को। चौथा बोला जा रहा है यूनिट्स ऑफ इनबिट्स आर ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज, की जो इसमें यूनिट्स दी जाती हैं वो ट्रेडेबल होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लीडिंग टू पोटेंशियल कैपिटल गेन, जिससे हम पोटेंशियल कैपिटल गेन यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट है, 3 इज इनकरेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है 2, 3, 4 आर करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। या फिर डी 1, 2 एंड 3 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट है और 3 इज इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहते हैं इनविट ऑफर एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। तो यस ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ बोली जा रही है कि ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाई इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एसेट क्लास के लिए। तो ये यहाँ पे करेक्ट होगी। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा था ना मैंडेटरी बाय एनुअल उनको डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, तो यस एटलीस्ट 90% ऑफ द इनकम मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनुअली, उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बात करी थी कि इंडिविजुअली जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स देमसेल्फ मैनेज करते हैं यूनिट्स को, बट यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोजेक्ट आर प्रोफेशनली मैनेज्ड नॉट बाय इन्वेस्टर देमसेल्फ। जो इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल द्वारा यहाँ पे मैनेज करे जाते हैं, ना कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स द्वारा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। अब कहते हैं ट्रेडेबल यूनिट मे बी अप्रिशिएटेड यील्ड कैपिटल गेन, यस तो ये यहाँ पे करेक्ट है कि ये जो यूनिट्स इसमें होती हैं वो ट्रेडेबल होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और यस उनके थ्रू यहाँ पे हम कैपिटल गेन भी अर्न कर सकते हैं। तो कौन सा इसको जब हमने एनालाइज करा तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, जल्दी से बता दीजिए। यस क्या रहेगा इसका आंसर,
यस, ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट है, एंड यहाँ पे थर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? ओके, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क प्रोन बिजनेस विद पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड रिटर्न इज कॉल्ड। अब उस कंपनी को या फिर उसको हम क्या कहेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किन कंपनीज में, जो हाईली रिस्की बिजनेसेस होते हैं एंड पोटेंशियल जो है उनका ग्रोथ का वो भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड रिटर्न जो है उनका ज़्यादा होता है, उन बिजनेसेस में यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करके चलते हैं? एंजल इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर इन कैपिटल, सीड फंडिंग्स या फिर प्राइवेट इक्विटी। बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन है इनमें से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है हाई रिस्क बिजनेसेस में एंड जिनके पास पोटेंशियल है हाई ग्रोथ और रिटर्न लाने में? ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट यूजली जो है वो अर्ली स्टेज पे होता है एंड स्मॉलर इन स्केल होता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जा रही है और पोटेंशियल हाई देखा जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो कहते हैं वेंचर कैपिटल, यस दिस इज एन ओरिजिनल आंसर, डिफाइन द वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 to 7 ईयर तक का एग्जिट प्लान लेके आते हैं कि 7 ईयर के बाद ये यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं एंड सबसे रिस्की बिजनेसेस में ये पैसा लगाते हैं, जहाँ पे जैसे कि न्यू जो स्टार्टअप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इनोवेशन से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें ये ज़्यादा पैसा जो है वो लगाता है, ज़्यादातर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सीड फंडिंग की अगर बात करें तो ये तो इनिशियल कैपिटल है, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये तो सीड फंडिंग क्या होता है, जब आइडिया को कमर्शलाइज करना है उस टाइम पे जो फंडिंग करी जाती है वो सीड फंडिंग होती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। प्राइवेट इक्विटी, तो प्राइवेट इक्विटी जो है यहाँ पे टिपिकली इन्वॉल्व होती है उन बिजनेसेस में जो मेच्योर बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। बट वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कहाँ पैसा लगाते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्राइवेट इक्विटी नहीं होगा, क्योंकि मेच्योर बिजनेस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझते हैं, राइट। तो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन बी, वेंचर कैपिटल, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, सीआईबी हो, जेआईबी है, चाहे बैंक प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। लास्ट अगर यहाँ पे हम बात करें, लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस कोर्स का बेनिफिट उठाया है। अगर आप भी इस कोर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हो, इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं। अगर अगर आप यहाँ पे अपने एग्जाम को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इस कोर्स का बेनिफिट लिया है और अपने एग्जाम को क्रैक करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इस कोर्स से, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, केस स्टडी वीडियोज़ जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो है वो आपको अटेंड करने को मिलेंगी। ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल कहाँ रहेगा? ये पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगा www.nstoolschoolofbanking.com पे, ठीक है। उसमें कोर्सेज सेक्शन में जाके आप जो है, जो भी आपको कोर्स चाहिए सीआईबी, जेआईबी, बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड, वो कोर्स आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। होप आपको कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ जो है वो क्लियर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, बेस्ड ऑन कंपोनेंट साइड ऑफ मनी सप्लाई। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अ सेंट्रल बैंक रिपोर्ट शो द फॉलोइंग डेटा। अब सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट जो है वो डेटा शो कर रही है। क्या डेटा है यहाँ पे हमारे पास? करेंसी दे रखी है यहाँ पे हमें विद द पब्लिक, दैट इज 75,000 करोड़। डिमांड डिपॉजिट दे रखा है विद द बैंक, दैट इज 45,000 करोड़। टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स हमें दे रखा है यहाँ पे 1,80,000 करोड़। अदर डिपॉजिट दे रखे हैं विद आरबीआई, दैट इज 2,000 करोड़। एंड यहाँ पे बैंक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट दे रखा है 12,000 करोड़, ठीक है। और हमें बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई M3 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फ्रॉम द कंपोनेंट साइड्स, ठीक है। कंपोनेंट साइड से हमें यहाँ पे M3 कैलकुलेट जो है वो यहाँ पे हमें करके चलना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है 2 लाख
3,02,000 करोड़, तीसरा है 3,02,000 करोड़, 3,14,000 करोड़, 2,85,000 करोड़, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो M3 का फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इन सब ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं M3 के, ये सब प्लस कर दोगे तो हमारे पास M3 आ जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई, राइट। तो यहाँ पे जल्दी से हम प्लस कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे बैंक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी नहीं चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला में नहीं है। तो सिंपल जो जो फॉर्मूला में है प्लस कर लीजिए, आप भी साथ के साथ कैलकुलेशन करिए ताकि जल्दी से हम आंसर देख सके क्या आ रहा है। यस, 75,000 करोड़ प्लस 45,000 करोड़, यस, प्लस 1,80,000 करोड़, राइट। एंड यहाँ पे फिर प्लस करेंगे यहाँ पे 2,000 करोड़। ठीक है, तो ये प्लस करके क्या आने वाली है यहाँ पे वैल्यू, यस जल्दी से देख लीजिए। ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3,02,000 करोड़, राइट। ये वैल्यू आ रही है आपकी भी, यस जल्दी से चेक कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, यस ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 3,02,000 करोड़ यहाँ पे जो है वो वैल्यू आ रही है M3 की, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि M3 में क्या क्या कॉम्पोनेंट जो है वो ऐड करे जाते हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी यहाँ पे, कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्जिट प्लान स्टेज इन द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है, वो किस रिगार्डिंग दे रखी है, एग्जिट प्लान स्टेज है जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की। ठीक है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। पहले बोला जा रहा है यहाँ पे एग्जिट प्लान जो है, एम होता है उसका मिनिमाइज करना लॉसेस एंड मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट। दूसरा बोला जा रहा है आईपीओ जो है इज अ वन वे, या फिर आईपीओज आर वन ऑफ द एग्जिट रूट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, कि वो इसके थ्रू यहाँ पे एग्जिट करके जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा बोला जा रहा है एग्जिट प्लानिंग इज डन बिफोर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, की एग्जिट प्लानिंग जो है वो पहले ही कर दी जाती है बिफोर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। चौथा यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोमोटर और आउटसाइडर्स में बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर, प्रोमोटर एंड आउटसाइडर्स जो है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के शेयर्स। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट है, 4 इज रॉन्ग है यहाँ पे। फिर बी बोला जा रहा है 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट है, 2 जो है यहाँ पे रॉन्ग है। तीसरा बोला जा रहा है 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट है एंड 1 इज रॉन्ग है। चौथा बोला जा रहा है 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट है एंड 3 जो है यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो जल्दी से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि द एग्जिट प्लान आर डिजाइन टू ऑप्टिमाइज रिटर्न। यस, तो यहाँ पे क्या है, ये कहता है करेक्ट है, एग्जिट प्लान का मेन एम ही क्या होता है, मिनिमाइज कर सके हम लॉसेस को, मैक्सिमाइज कर सके हम प्रॉफिट को। जैसे हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है प्रॉफिट, हम एग्जिट करके जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, कंपनी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तभी हमें प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। ठीक है, द सेकंड लिस्ट में बोला जा रहा है आईपीओ से कॉमन एग्जिट रूट। यस, आईपीओ जो है यहाँ पे कॉमन एग्जिट रूट है, आईपीओ के थ्रू यहाँ पे एग्जिट करे जा सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बाय बैक करके जो है वो जो मैनेजमेंट है वो बाय बैक कर सकती है शेयर को, उससे यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो एग्जिट करके जा सकते हैं। ठीक है, एग्जिट प्लानिंग इज द फाइनल स्टेज। तो यहाँ पे एग्जिट प्लानिंग बोला जा रहा है डन बिफोर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एग्जिट प्लानिंग जो है यहाँ पे फाइनल स्टेज होती है, फाइनल स्टेप होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, रॉन्ग हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे हम बोल रहे थे जैसे कि बायबैक की बात करी जा रही थी, वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रमोटर एंड आउटसाइडर्स भी यहाँ पे जो है वेंचर कैपिटलिस्ट के शेयर्स जो है वो खरीद सकते हैं ताकि ये एग्जिट करके यहाँ से जा सके। ठीक है, तो इनके एग्जिट प्लान का ही ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है, यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एंड थर्ड जो स्टेटमेंट यहाँ पे वो है रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्यूनरी सेक्टर। ठीक है, क्यूनरी सेक्टर को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। देखो हम यहाँ पे बात करें, क्यूनरी सेक्टर जो है वो यहाँ पे फिफ्थ सेक्टर होता है। जैसे हमने तीन मेन प्राइमरी तीन जो है सेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है,
सेकेंडरी सेक्टर होता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जिसे हम बोलते हैं, इंडस्ट्री से फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। थर्ड होता है हमारा जो टर्शियरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे आता है क्वाटनरी सेक्टर, ठीक है। वो सेक्टर जो है वो किससे रिलेट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, नॉलेज से, R&D जिसमें करी जाती है वो उससे सेक्टर से रिलेट करता है। तो फिफ्थ सेक्टर है ये हमारा क्यूनरी सेक्टर। इसमें मेरे को स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इस सेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। पहले यहाँ पे बोला जा रहा है इट इन्वॉल्व एक्टिविटी लाइक फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। दूसरा बोला जा रहा है इट इंक्लूड सर्विस डिलीवरी सच एज एजुकेशन एंड बैंकिंग, ठीक है। फिर बोला जा रहा है इट कंप्राइजेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर इन द गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। कि ये इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, इन गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस में। या फिर डी इट फोकस ऑन प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है ये तो फिशरी एंड फॉरेस्ट्री, ये तो प्राइमरी सेक्टर से डील कर रहा है। यहाँ पे बात करी जा रही थी इट इंक्लूड सर्विस डिलीवरी सच एज एजुकेशन एंड बैंकिंग, ये तो सर्विस सेक्टर से डील कर रहा है, तो टर्शरी सेक्टर हो गया ये। क्यूनरी सेक्टर जो होता है वो जैसे हमने बात करी ना, फोर सेक्टर क्वाटरनरी सेक्टर होता है, वो आईटी से रिलेट करता है, नॉलेज से, रिसर्च एंड डेवलप से। तो ये क्यूनरी सेक्टर जो है यहाँ पे फिफ्थ सेक्टर, ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं डिसीजन मेकर्स, ठीक है। जो हाईएस्ट लेवल के डिसीजन मेकर्स होते हैं वो इसमें आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट के, जैसे सीईओज हो गए, ठीक है। हाई लेवल जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, वो इस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व करे जाते हैं, जो है कंप्राइसेस करे जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। एंड डी जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात करी जा रही है, इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर से डील कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यस ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है कि इट कंप्राइजेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ। अगर यहाँ पे आप डेली या फिर आप बोल सकते हो हमारे जो बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी हमारे चारों सब्जेक्ट हैं जीआईबी के, उन चारों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, www.gibcibonline.com पे आना पड़ेगा। तो चारों सब्जेक्ट्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनको रियल टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यहाँ पे इसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी, एंड आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। वो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, मैच द टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडरीज इन ग्रुप ए में टैक्सेस एंड सब्सिडरी के टाइप्स दे रखे हैं और उनके एग्जाम्पल्स जो है वो ग्रुप बी में दे रखी हैं। तो यहाँ पे पहले बोल रखा है प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक है। देखो प्रोडक्शन टैक्स कौन सा होता है, जो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है, और वो टैक्स रहता है, ठीक है। ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टैक्स में चेंज नहीं आता, तो वो प्रोडक्शन टैक्स रहता है। प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है, जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट सब्सिडरीज जो दी जाती हैं वो। प्रोडक्ट टैक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो डिपेंड करता है वॉल्यूम कैसा है प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सब्सिडरीज सॉरी टैक्सेस लगाए जाते हैं वो रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट सब्सिडरीज हम यहाँ पे देखेंगे किससे मैच करता है। तो यहाँ पे ग्रुप बी में हमें क्या क्या दे रखा है, एक्साइज ड्यूटी दे रखा है, सेल्स टैक्स दे रखा है, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर्स, सब्सिडी टू विलेज इंडस्ट्रीज, लैंड रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन फीस, फूड सब्सिडी एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। A2 B1 C4 D3, A1 B2 C3 D4, A3 B2 C1 D4 या फिर A4 B3 C2 D1। क्या रहेगा इसका आंसर, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहते हैं लैंड एंड रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन फीस जो है ये रहती है हमारी प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। ये प्रोडक्शन टैक्सेस क्यों है यहाँ पे, बिकॉज दे आर इम्पोज्ड रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट वॉल्यूम। आउटपुट वॉल्यूम क्या होने वाला है ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देखो प्रोडक्शन यहाँ पे हमने लैंड ले लिए, अब उससे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन फीस एक बार हो गई जो होनी थी, अब उस लैंड पे हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये प्रोडक्शन टैक्स है। अब हम इनपुट सब्सिडी जो फार्मर्स को दी जा रही है, सब्सिडीज टू विलेज इंडस्ट्रीज को दी जा रही है, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट सब्सिडीज हो जाती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे भी क्यों, क्योंकि दैट सपोर्ट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू अर्न करने के लिए। ठीक है, तो इन सब के लिए ये चीज़ें जो है इनको हेल्प कर रही है, इसीलिए ये क्या है, प्रोडक्शन सब्सिडीज है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स की। तो प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे वॉल्यूम पे जो डिपेंड करते हैं, एक्साइज ड्यूटी होगी, सेल्स टैक्स हो गए, प्रोडक्ट टैक्स जो है डिवाइड पर यूनिट प्रोडक्ट सोल्ड और प्रोड्यूस। तो जितने भी यहाँ पे यूनिट, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा, क्वांटिटी रहेगी यहाँ पे प्रोडक्ट की, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। तो इसीलिए ये किससे मैच कर जाएगा, सी के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट सब्सिडीज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, प्रोडक्ट सब्सिडीज हो जाएंगी फूड सब्सिडीज एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज आर प्रोडक्ट सब्सिडीज गिवन पर यूनिट कंज्यूम्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखा जाता है, दैट्स वाई ये जो है प्रोडक्ट सब्सिडीज हैं यहाँ पे। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इस एनालिसिस के बिहाफ पे आप हमें बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, यस ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है, A3, B2, C1, D4। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है साथ के साथ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, उसके थ्रू जो कैलकुलेशन करी जाती है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जीडीपी डिफ्लेटर का, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली बता पा रही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इसके रिगार्ड। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर अलाउ करता है द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चेंज द विद पीपल्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने से जीडीपी में क्या चेंज आ जाता है एक गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, एक साल बोलो, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्राइस में चेंज आने से जीडीपी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला, सेकंड हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, द जीडीपी डिफ्लेटर इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस अलॉन्ग विद सीपीआई, ऐसी जो कॉस्ट प्राइस इंडेक्स होता है, वेटेड प्राइस जो यहाँ पे इंडेक्स होता है डेटा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहता है मंथली बेसिस पे देखा जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर अवेलेबल होता है। दूसरा यहाँ पे तीसरा बोला जा रहा है, द जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच जीडीपी ग्रोथ इज ड्यू टू हाई प्राइस रादर देन इंक्रीज्ड आउटपुट। ठीक है, क्या रहेगा वो हमें देखना है। फोर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है, द फॉर्मूला क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला रहता है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहला है 1 and 3 आर ट्रू है, 2 and 4 आर फॉल्स है, या फिर 1, 3, 4 आर ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, या फिर 1, 2, 3 आर ट्रू है एंड फोर्थ इज फॉल्स है, एंड डी जो है 2, 3 and 4 आर ट्रू है एंड 1 इज फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर अलाउ द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चेंज विद पीपल्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। यस, तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर जो है अलाउ करता है कि बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज जो आता है पीपल की कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न से। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोली जा रही थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इज अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस नॉट मंथली बेसिस, पर यहाँ पे तो मंथली बेसिस बोला जा रहा था, तो ये रॉन्ग होगी स्टेटमेंट यहाँ पे। अब कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच जीडीपी ग्रोथ। कहते हैं यस, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि ये हेल्प करता है ये देखने में कि जीडीपी की ग्रोथ जो है उसपे क्या चेंज आ रहा है, किस एक्सटेंट तक जो है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है ड्यू टू हायर प्राइस रादर देन इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और फॉर्मूला की बात करें तो ये यस, इट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इस एनालिसिस के बिहाफ पे जल्दी से बता दीजिए कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 1, 3 and 4 आर करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी रोल इन मॉनिटरिंग मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे अगर जो आईएमएफ है उसका रोल क्या है मॉनिटर करने में मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज को।
पहला यहाँ पे बोला जा रहा है इट एनफोर्सेस ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर नेशन, ये एनफोर्स करता है ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर जो है इसके मेंबर नेशंस हैं उनमें। दूसरा बोला जा रहा है इट कंडक्ट सर्विलेंस टू एंश्योर मेंबर फॉलो पॉलिसीज अलाइंड विद इट्स गोल एंड रिव्यू देयर इकोनॉमिक रेगुलरली। तीसरा बोला जा रहा है इट सेट फिजिकल टारगेट फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज। चौथा बोला जा रहा है इट प्रोवाइड्स इमरजेंसी फंडिंग टू कंट्रीज इन क्राइसिस, जो क्राइसिस में कंट्री उनको इमरजेंसी फंडिंग देने में। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन, गिव मी सेकेंड, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ए एंड सी जो है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईएमएफ एडवाइजरी रोल को, तो ये यहाँ पे एनफोर्स करना ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर नेशन, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये इसका काम नहीं है। और सी भी यहाँ पे कह रहा है रॉन्ग है, क्योंकि ये भी मिसलीड कर रहा है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है इट्स एट फिजिकल टारगेट फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज, तो ऐसा कुछ नहीं करता आईएमएफ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब कितना यहाँ पे डी रिलेट टू द क्राइसिस लैंडिंग नॉट सर्विलेंस, तो ये क्राइसिस यहाँ पे हम बात करेंगे क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है, सर्विलेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हम तो मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, रोल क्या है इसका मॉनिटरिंग में, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे हमें करेक्ट लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है दिस रिफ्लेक्ट आईएमएफ से सर्विलेंस फंक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि इट कंडक्ट सर्विलेंस टू इंश्योर मेंबर फॉलो पॉलिसीज अलाइंड विद इट्स गोल एंड रिव्यू देयर इकोनॉमिक रेगुलरली, कि जो भी उनका गोल है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलिसीज बना के चले। तो ये चीज़ देखना किसका काम है, आईएमएफ का, कि जो उनके गोल हैं कंट्रीज़ के वो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ यहाँ पे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और उनको उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करना टाइम टू टाइम, ये भी आईएमएफ का यहाँ पे काम है। मॉनिटरिंग करने का रोल जो है वो आईएमएफ का है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल क्राइसिस। अब ग्लोबल क्राइसिस में आईबीआरडी का क्या रोल है, ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पे। कहता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट ड्यूरिंग रीजनल एंड ग्लोबल क्राइसिस। अगर रीजनल क्राइसिस हो रहे हैं या ग्लोबल क्राइसिस हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है आईबीआरडी। दूसरा बोला जा रहा है इट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है, या फिर टू mediate dispute between इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टेट्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको ये देखता है यहाँ पे, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। या फिर टू प्रोवाइड ग्रांट टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको ग्रांट देने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कहता है जो वाइल आईबीआरडी प्रोवाइड लोन्स इट डज नॉट यहाँ पे जो है फोकस ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन ग्रांट्स, ये ग्रांट्स नहीं देता यहाँ पे। ठीक है, ये इसका काम नहीं है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सी की अगर हम बात करें तो ये किसका काम है, आईसीएसआईडी का काम है यहाँ पे, जो डिस्प्यूट्स को देखना, ना कि आईबीआरडी का। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें ना वर्ल्ड बैंक के 5 उसके अंदर इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जो पांचों के जो ग्रुप ऑफ 5 है उसी से वर्ल्ड बैंक यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो उसमें एक आईबीआरडी भी है, एक आईसीएसआईडी भी है, आईएफएससी भी है, ठीक है, आईडीए भी है करके एक है, जो यहाँ पे ग्रांट्स देती है, जो ये फंक्शन है ना ये उसी का रहता है ग्रांट्स देने का पुअर कंट्रीज को। ठीक है, बट ये आईबीआरडी का काम यहाँ पे नहीं है। आईबीआरडी का काम यहाँ पे क्या है, ना ही हम बात करेंगे यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे आईएफएससी जो है वो करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे the IBRD coordinate response to regional and global crisis by providing financial and policy support, तो ये इसका काम यहाँ पे रहता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, यस ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है, कि फाइनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग रीजनल एंड ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे अपने मेंबर कंट्रीज को, ये इसका यहाँ पे काम रहता है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, कौन सी इनकरेक्ट हैं रिगार्डिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बोल रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वॉल्व इशूइंग शेयर टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। दूसरा बोला जा रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट आर स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन पब्लिक इशूज।
तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट मेड ओनली टू क्यूआईबीज। चौथा बोला जा रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट आर नॉट मेड टू जर्नल पब्लिक। ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें पहले में बोला जा रहा है 1 2 एंड 3 आर करेक्ट है, 4 इज इनकरेक्ट है, जहाँ फिर 1 3 एंड 4 आर करेक्ट है, 2 इज इनकरेक्ट है, या फिर 2 और 4 करेक्ट है, 1 एंड 3 इनकरेक्ट है, 1 एंड 4 करेक्ट है, 2 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The private placement are made to a select group of person। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बोली जा रही है कि प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वॉल्व करता है इशू शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ही करता है। ठीक है, तो सिलेक्ट क्यू आई बीज हो गए। ठीक है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो है यहाँ पे सिलेक्टेड ग्रुप्स को ही यहाँ पे इशू करता है, शेयर्स इन्वॉल्व करता है। देन हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड, दे आर फास्टर। तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है दे आर स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पे बोला जा रहा है दे आर फास्टर एंड सिंपलर। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग होगी स्टेटमेंट, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड स्टेटमेंट की। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है यहाँ पे इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट मेड ओनली टू क्यू आई बीज। यस, क्वालिफाइड जो यहाँ पे इंडिविजुअल बोरोअर्स होते हैं उन्हीं के लिए होती है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोअर्स हैं यहाँ पे उन्हीं के लिए जो है प्राइवेट प्लेसमेंट रहती है। देन हम बात करेंगे फोर्थ, प्राइवेट प्लेसमेंट आर नॉट मेड टू जनरल पब्लिक। यस, तो ये यहाँ पे ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती है प्लेसमेंट, तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। जैसे हमने अभी बात करा क्यू आई बीज के लिए है प्राइवेट प्लेसमेंट है, तो ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगी ना फिर। ठीक है, फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहाँ रहेगी अगर वो जनरल जनरल पब्लिक के लिए मेड करी जा रही होगी तो, राइट। तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो अब इसके भी यहाँ पे आप जल्दी से आंसर बता दीजिए कि आंसर जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यस, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 3 एंड 4 आर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।